तो खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे कि सीएम योगी आदित्यनाथ आज पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पर उनका माल्यार्पण करते नजर आए। सीएम ने विधान भवन स्थित प्रतिमा पर माल्यार्पण किया है। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ दिवंगत चौधरी चरण सिंह को नमन करते भी नजर आए। उन्होंने कहा कि चौधरी चरण सिंह भी किसान नेता थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी किसान नेता ही थे। उन्होंने कहा कि चौधरी चरण सिंह के दिखाए मार्ग पर हम अग्रसर होंगे तो जल्द ही समाज भी प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेगा। तो सीएम ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को नमन करते हुए उनकी पुण्यतिथि पर ट्वीट भी किया। ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाएंगे कि क्या कुछ उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा, लोकप्रिय जननेता, किसान हितों और उनके अधिकारों के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को उनकी पुण्यतिथि पर कोटिशः नमन। सीएम योगी उत्तर प्रदेश में कोरोना की रोकथाम के लिए अन्य सभी गंभीर विषयों को लेकर रोजाना टीम 9 के साथ मीटिंग करते हैं। इसी क्रम में सीएम योगी ने आज टीम 9 के साथ मीटिंग करते हुए संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 1 जून से टीकाकरण का नया चरण प्रारंभ हो रहा है। हमारा लक्ष्य 1 महीने में 1 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करने का है। इसके लिए पूरी तैयारियों पर विशेष ध्यान दिया जाए। सीएम ने आगे निर्देश देते हुए कहा कि बेसिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में नवनियुक्त शिक्षकों के प्रमाण पत्रों के सत्यापन का कार्य भी तेजी से पूरा किया जाए। साथ ही सुनिश्चित किया जाए कि इनके वेतन का भुगतान समय से हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। सीएम योगी ने इन विषयों के अलावा अन्य कई मुद्दों पर विस्तार से अधिकारियों को निर्देशित किया है। तो टीकाकरण की तैयारियों को लेकर विशेष चर्चा अधिकारियों के साथ में सीएम योगी आदित्यनाथ करते हुए नजर आए। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये महत्वाकांक्षी योजना है सरकार की और सभी को वैक्सीनेट करना भी बेहद महत्वपूर्ण। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण की सेकेंड स्ट्रेन का कहर अब कम होने लगा है। ऐसे में योगी सरकार कोरोना कर्फ्यू में कुछ राहत देने का मन बना रही है। सरकार प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू को चरणबद्ध तरीके से खोलने की तैयारी में है। प्रदेश में वीकेंड के कोविड के मामले में कमी देखने को मिली है, लेकिन ब्लैक फंगस लगातार पांव पसार रहा है। इसके बावजूद यहां पर कोरोना कर्फ्यू को बढ़ाए जाने की उम्मीद कम ही नजर आ रही है। माना यह जा रहा है कि सरकार 1 जून से बाजार पर लगी पाबंदियों को हटा सकती है और दफ्तरों को भी सीमित संख्या बल के साथ खोला जा सकता है। हालांकि केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय का स्पष्ट निर्देश है कि 30 जून तक सख्ती के साथ कोरोना कर्फ्यू को बरकरार रखा जाए, अगर संभव हो सकता है तो। लेकिन अगर कहीं पर केसेस कम हैं तो फिर राज्य के ऊपर डिसीजन है कि वो कोरोना कर्फ्यू को खोलना चाहते हैं या बंद रखना चाहते हैं। और ग्राफिक्स के जरिए आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि कैसा रहेगा 1 जून से लॉकडाउन का स्ट्रक्चर। क्या कुछ पाबंदियां रहेंगी, क्या कुछ हट जाएंगी। यूपी पंचायत चुनाव के आखिरी चरण के बाद कोरोना की चेन तोड़ने के लिहाज से सरकार ने वीकेंड कर्फ्यू लगाया था, जिसकी वजह से अब प्रदेश में कोरोना के मामले तो कम हो गए। इसी क्रम में आज सीएम योगी से उनके सरकारी आवास पर व्यापारियों का एक प्रतिनिधि मंडल मुलाकात करने के लिए पहुंचा था। इस मुलाकात में सीएम से व्यापारी तमाम समस्याओं को सामने रखेंगे। आपको बता दें कि कोरोना कर्फ्यू में आर्थिक नुकसान उठाने वाले व्यापारी अब दुकान खोलने के आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं। व्यापार को भी खोलने की इजाज़त दे दी जाए ताकि व्यापारी भी अपने परिवार का भरण पोषण कर पाएँ, व्यापारी भी अपने खर्चों का सामना कर पाएँ। अब कुछ प्रतिबंधों के साथ दुकानों को और बाज़ारों को खोलने की अनुमति मिलनी चाहिए। उसमें चाहे वीकेंड का फार्मूला अपनाया जाए, उसके लॉकडाउन का, या रात्रि कर्फ्यू का फार्मूला अपनाया जाए, लेकिन अब बाज़ारों को खुलना चाहिए। आज शाम को 6 बजे उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल की मुख्यमंत्री जी के साथ एक भेंट है। मैं उसमें जाऊंगा, मेरी अकेले की भेंट है और हम लोग मुख्यमंत्री जी से विभिन्न मांगों को आज हम लोग रखेंगे। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में राजधानी लखनऊ से ब्यूरो चीफ अनिल के अंकुर जी जुड़ चुके हैं। वो साफ तौर पर अनिल जी, जिस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, आर्थिक स्थिति बिगड़ी है कोरोना काल के दौरान और अब व्यापारियों का आग्रह है सरकार से कि कोरोना कर्फ्यू खोला जाए, कम से कम बाजारों से तो कुछ हद तक पाबंदियां हटाई ही जाएं। देखिए पूजा, जहां मैं खड़ा हूं ये लखनऊ की जान
कही जाने वाला क्षेत्र है, इसे हजरतगंज कहते हैं। हमें याद है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी कहा करते थे कि जब मैं जवान था तो गंजिंग किया करता था। आज जब मैं दिखाऊंगा ये गंजिंग करने वाला हजरतगंज कितना सन्नाटा है। इसे पूरा बाजार में व्यापारियों से लेकर के युवाओं को, जनता को और उन सभी लोगों को जो लोग यहाँ के खरीदार रहे, जहाँ पे रेगुलर मार्केट आते थे, उन लोगों को यहाँ पर इन सबको खुलने का इंतजार है। अब यही कारण है कि अब मतलब जो स्थिति आर्थिक संकट पैदा हुआ है उन छोटे दुकानदारों पर जो रोज खवाते थे, रोज कमाते थे, या इन दुकानों में काम करने वाले उन कर्मचारियों के सामने वो संकट है कि वो कैसे पेट पड़े, क्योंकि दुकानें बंद चल रही लंबे समय से और उनको यहाँ खाने का संकट पैदा हो गया है। इसी के साथ ही साथ मजदूर वर्ग, तमाम ऐसे सब वर्ग जो यहाँ से जुड़े थे, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में इस बाजारों से जुड़े थे, लेकिन अब वो काम नहीं कर पा रहे हैं। उनके घर के सामने, उनके परिवार के सामने 2 जून की रोटी मुहैया करने का संकट आ चुका है। ऐसी स्थिति में आज शाम को व्यापार मंडल के संजय गुप्ता ने अभी कहा कि वो आज मुख्यमंत्री से मिलेंगे। निश्चित रूप से टीम 9 की आज सुबह जो बैठक हुई उसमें ये कहा गया था कि कल तक इसमें फैसला लिया जाएगा कि आगे इसमें किस तरीके से ढील दी जाए, इसको पार्सली दी जाए। लेकिन इनिशियल जिस तरह की गाइडलाइंस अभी सामने आ रही हैं अनिल जी, जिस तरीके की गाइडलाइंस अभी सामने आ रही हैं, वो गाइडलाइंस ये कहती हैं कि व्यापार मंडल को, माफ कीजिएगा, व्यापारियों को कुछ हद तक छूट मिल सकती है 1 जून से। बिल्कुल ठीक करें, इस प्रकार के संकेत मिले हैं कि व्यापारियों को छूट मिलेगी। ये पहले भी उम्मीद की जा रही थी, जब 24 तारीख को था कि 24 तारीख के बाद खुलेंगे, उसमें उम्मीद की जा रही थी कि यहाँ छूट मिलेगी, लेकिन वो बढ़ा दिया गया, लॉकडाउन बढ़ गया, जिसके कारण एक संकट और पैदा हो गया लोगों के सामने, अर्थ संकट का। लेकिन अब व्यापारियों ने और आम जनता ने और नेताओं ने अपनी बात को मजबूती से मुख्यमंत्री के सामने रखा है, सरकार के सामने रखा है, तमाम लोगों को, तमाम नेताओं और अपने प्रतिनिधियों के जरिए रखा है। तो ऐसी उम्मीद की जा रही है कि आगे आने वाले समय, कल सुबह होने वाली बैठक में सरकार पार्सली मतलब कई पार्ट में मतलब छूट दे सकती है। ये भी कह सकती है कि एक दुकान छोड़कर एक दुकान खुलेगी या वीकेंड पे 2 दिन दुकानें बंद रहेंगी, जो भी है, लेकिन छूट मिलना तकरीबन तय है। वो छूट का क्राइटेरिया क्या होगा, क्या नहीं होगा, ये कल मालूम होगा। लेकिन एक चीज और बता दें कि जो कंटेनमेंट एरिया है उनमें निश्चित रूप से वो जो प्रतिबंध है वो पूरी तौर से कड़ाई से लागू रहेगा। कुछ दफ्तरों को भी खोलने की संभावना है, जो जरूरी आवश्यक वस्तुओं के जो सरकारी और गैर सरकारी दफ्तर हैं उनको भी पार्सली खोला जाएगा। उसमें भी इस बात का प्रतिबंध रहेगा कि कितने कर्मचारी आए और कितने नहीं आए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो तस्वीरें भी इस समय कोरोना के जो ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा रहे हैं। इस समय सूबे के अंदर आंकड़ा क्या कहता है, नए केसेस 2000 यानी कि 3000 के अंदर चल रहे हैं। इस समय आंकड़े कम हो रहे हैं। मौत का सिलसिला लगातार जारी है, 159 मौत की संख्या, ठीक हुए लोग 8145 है। सूबे में जहरीली शराब से मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब एक तरफ फिर से अलीगढ़ से सामने आई तस्वीरों से महकमे की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़े होते हैं, और सवाल ये कि कार्रवाई अगर इतनी पुख्ता है तो असर क्यों नहीं नजर आता। ये चीख पुकार, ये मातम क्यों पसरा है। अपमिश्रित शराब की बात है, इस पर पुलिस विभाग के द्वारा सख्त से सख्त हम लोग कार्रवाई करने जा रहे हैं। अलीगढ़ में जहरीले जाम से मौत का तांडव, कौन है जिम्मेदार, कौन है गुनाहगार। अंबेडकर नगर, आजमगढ़, बदायूं और अब अलीगढ़, शहर शहर जहरीली शराब का कहर। शहर शहर जहरीले जाम से कोहराम मचा हुआ है, लेकिन खाकी पहने बाबू साहब का बस एक ही नारा है कि कार्रवाई का इतना शोर मचा दो कि प्रशासन की करतूतों से आम आदमी के घर का मातम दब जाए। सूबे की राजधानी से महज 400 किलोमीटर दूर गांव में चीखती चिल्लाती इन महिलाओं को देखिए। कुछ लोगों के शराब पीने की लत और नोट के नशे में आंख बंद करने वाली पुलिस अधिकारियों के लापरवाही की वजह से यहां 30 से ज्यादा लोगों की जान जहरीली शराब ने ले ली है। खत्म भये 7 जने। कौन कौन? एक राज्य से, एक महेश, एक सुनील, 2 बिहार के, 2 अलीगढ़ के।
अच्छा, क्या वजह रही? ये दारू में या न मिलायो कछु। अलीगढ़ के न जाने कितने गांवों में कितने ही घर जहरीले घूंट ने बर्बाद कर दिए। इन रोती बिलखती महिलाओं को क्या कोई अधिकारी जवाब दे सकता है कि कार्रवाइयां अगर इतनी सख्त थीं, तो गांवों में मातम का सन्नाटा क्यों पसरा है? यूपी में जहरीली शराब से लोगों की मौत का सिलसिला जैसे आम हो चला हो। प्रशासन के लाख दावों के बावजूद जहरीली शराब का धंधा थम नहीं रहा है। इससे पहले इसी महीने की 12 तारीख को यूपी के अंबेडकर नगर, आजमगढ़ और बदायूं में जहरीली शराब पीने से कई लोगों ने अपनी जानें गंवा दी, जिसमें अंबेडकर नगर में 16 मौतें हुई, आजमगढ़ में 6 लोगों की मौत हुई, तो वहीं बदायूं में 2 युवकों की जान चली गई। इसके बाद अब एक बार फिर अलीगढ़ में शराब के जहर ने 30 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। ये संख्या अभी बढ़ भी सकती है, क्योंकि अभी भी कई लोगों की हालत गंभीर है। पुलिस की नाकामी का सिलसिला यही नहीं थमता। अभी और सुनिए, अलीगढ़ में हुए इस कारनामे के बाद रायबरेली की पुलिस भी एक्टिव मोड में आई और अवैध शराब पर छापेमार कार्रवाई करने लगी। लेकिन फिर क्या होना था? शराब माफियाओं को पकड़ने गई पुलिस को खुद ही अपनी जान बचाकर तालाब में कूदना पड़ा। जब पुलिस वाले नहीं मिले तो माफियाओं ने बल भर गुस्सा पुलिस की गाड़ी पर निकाला और गाड़ी को नस्तेनाबूद कर दिया। जैसे तैसे अतिरिक्त पुलिस फोर्स बुलाकर स्थिति को नियंत्रित किया गया और 4 आरोपियों की गिरफ्तारी भी हुई। लेकिन इस घटना से समझा जा सकता है कि शायद पुलिस वालों को शराब माफियाओं की ताकत का अंदाजा नहीं है, वो ताकत जो साहबों की शय से आई है। अरे साहब संभल जाइए, शराब माफिया हैं वो, घर घर तबाह कर देंगे और उफ तक नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री ने आरोपियों के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई के निर्देश दिए, लेकिन ऐसे में सवाल ये कि अगर सरकार की मंशा कड़ाई की है तो सिस्टम में इतनी ढिलाई क्यों है? प्रशासन के रवैये से सभी वाकिफ हैं। शायद इसीलिए अलीगढ़ में गांव के लोग प्रशासन के खिलाफ सड़क पर उतर आए और मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। जब मुर्दाबाद के नारों की आवाज महकमे के अधिकारियों के कानों तक पहुंची तो साहब नींद से जागे और भागे भागे आए कार्रवाई का आश्वासन देने लगे। और यहाँ जब पता किया तो ये पता चला कि यहाँ पर एक शॉप थी जिससे कि जो सरकारी दुकान थी ठेके की, वहाँ से लोगों ने शराब खरीदी थी और उस शराब को पीने से इन लोगों की मौत हो गई। अपमिश्रित जो शराब है उसके पीने से 8 व्यक्ति की मौत की अभी तक की सूचना आई है और 2 से 3 व्यक्ति की डायलिसिस जो है वहाँ पर इलाज हॉस्पिटल में चल रहा है। एक ही ठेकेदार की दुकानें दोनों थी। ये जो अंडला में भी थी उसकी दुकान और तरसुआ में थी, एक ही व्यक्ति की थी। इस पर संदेह हो रहा है तो इसको दोनों दुकानों को सील करके सैंपल लेकर के इसकी जांच कराई जाए। अरे साहब, इतना भरोसा कार्रवाई और जांच करने का है तो शराब माफिया गांव वालों को कैसे जहर पिलाते रहे? हालांकि मौतों की इतनी बड़ी संख्या के बाद जिला आबकारी अधिकारी समेत 5 लोगों को सस्पेंड किया गया है। साथ ही पूरे अलीगढ़ में 249 देशी शराब के ठेकों को बंद कर दिया गया है। इन ठेकों को जांच होने के बाद ही खोला जाएगा, लेकिन जो कार्रवाई अब की जा रही है वो पहले हो जाती तो शायद मंजर ये ना होता। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो वहीं इस पूरे मामले में हर्षण कार्रवाई हो रही है। अलीगढ़ एसएसपी ने आगे की कार्रवाई का ब्यौरा दिया है, क्या कुछ का सुनिए। को जनपद अलीगढ़ में जो जहरीली शराब पीने से मृत्यु की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी, उस संबंध में तत्काल घटनास्थल का मुआयना कर 6 टीमों को गठित किया गया था। टीमों द्वारा तत्परता से कुछ गिरफ्तारियां कल की गई थी। इस पर यह अपडेट देना चाहूँगा कि अब तक कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इन 6 अभियुक्तों के विरुद्ध 3 थानों में संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए हैं
और वहीं इनके विभिन्न ठिकानों पर पुलिस द्वारा दबिशें दी गई। जो 2 फरार अभियुक्त हैं उनके ऊपर 50-50 हज़ार का इनाम घोषित किया गया है। तो वहीं इस पूरे मामले में पुलिस ने जिस आरोपी अनिल चौधरी को गिरफ्तार किया है, उसकी गिरफ्तारी के विरोध में अलीगढ़ के गांव गोंडा में ग्रामीण विरोध में उतर आए। इतना ही नहीं, ग्रामीणों ने विरोध जताते हुए गोंडा एसओ को ज्ञापन तक सौंपा है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए निशांत हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं अलीगढ़ से। निशांत, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी, जैसा कि मैं आपको बता दूं, अलीगढ़ शहर में जहरीली शराब के कारण अब तक जो है वो 30 का आंकड़ा पार हो चुका है मौत का, जिसके कारण प्रशासन और जो गांव देहात के लोगों में भी काफी खौफ देखा जा रहा है, साफ तौर से देखा जा रहा है। वहीं पुलिसिया कार्रवाई में भी अभी तक जो 6 लोगों की कार्रवाई, 6 लोगों को धरपकड़ कर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं जो 2 लोग अभी फरार चल रहे हैं उन पर 50-50 हज़ार रुपए का इनाम भी घोषित किया है। जिसमें आपको बता दूं, मेन बात यह है इसमें कि जो 2 मुख्य आरोपी जो फरार चल रहे हैं, जिसमें एक निशांत, ये गोंडा के जो ग्रामीण हैं ये विरोध कर रहे हैं, ये माजरा क्या है पूरा? जो विरोध इसलिए कर रहे हैं कि अनिल चौधरी जो नाम का व्यक्ति है वो आने वाले समय में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव लड़ना चाह रहा था, चुनाव की तैयारी कर रहा था। इसी कारण से जो समर्थक थे वो आज सड़कों पर उतर आए, क्योंकि उसकी गिरफ्तारी कल जिला प्रशासन ने पुलिस की कार्रवाई में उनको गिरफ्तार किया, क्योंकि ये मुख्य आरोपी था और इसी के नाम से ये ठेका, जो शराब का ठेका था, ये पार्टनरशिप में ऋषि शर्मा के साथ चलाता था। मुख्य आरोपी था, जिसमें पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया। उसको न सिर्फ उसको बल्कि उसके बेटे को भी यहाँ गिरफ्तार किया गया है। तो एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर भी उठता है कि क्या जो लोग जनता सड़कों पर जो उतर आई है, जो आरोपी युवक के खिलाफ समर्थन में जो शोरगुल और वहाँ हंगामा कर रही है, तो क्या पुलिस ठीक है? बहुत बहुत शुक्रिया निशांत हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे कि लगातार उत्तर प्रदेश में जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने विधायक नीरज बोरा के साथ में गोमती बैराज का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने गोमती नदी की साफ सफाई को लेकर अफसरों को कड़ी फटकार लगाई। मंत्री महेंद्र ने अधिकारियों को झाड़ियों और कूड़े को 1 हफ्ते में साफ करने के निर्देश भी दिए। हम लोगों ने अभी नहरों से पानी भी छोड़ा है, उसको भी आज मैं देखने के लिए आया था कि कितना क्यूसिक डिस्चार्ज हुआ है। 400 क्यूसिक पानी यहाँ पर छोड़ा गया है और जिसके कारण से आज गोमती पूरी ऐसे लग रहा है कि बहुत सुंदर और दिव्य स्वरूप माँ गोमती का दिखाई पड़ रहा है। आज हम लोगों ने सभी गेटों का भी और गेट के अगल बगल जितने पार्क हैं उनके सबके देखभाल और अनुरक्षण की कार्रवाई के लिए भी यहाँ पर देखभाल कर रहा हूँ। उसको सबको भी मैं ठीक कराऊँगा और जितने हमारे बंधे हैं उनको ठीक करेंगे। गोमती को हर तरीके से नगर विकास विभाग और हमारा यहाँ का लोकल बॉडी नगर निगम भी बहुत मेहनत करके काम कर रहे हैं। तो वहीं कोरोना वायरस संक्रमण से प्रभावित समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खां की हालत नाजुक हो गई है। रामपुर से सांसद आजम खां का इलाज लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल में चल रहा है। मुलायम सिंह यादव के बाद अखिलेश यादव सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे 72 वर्षीय आजम खां को बीती 9 मई को लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। बीते दिनों उनको आईसीयू से नॉर्मल वार्ड में भी शिफ्ट किया गया था। गुरुवार को फेफड़े में संक्रमण बढ़ने के कारण उनको फिर से आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया है। शनिवार सुबह हालत गंभीर होने पर आजम खान को फिलहाल के लिए फुल ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया। आपको बता दें, आजम खान सीतापुर जिला जेल में कोरोना वायरस संक्रमण की चपेट में आए थे, जिसके बाद उनको और उनके बेटे विधायक अब्दुल्ला आजम खान के साथ मेदांता हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। 9 मई को कोरोना पॉजिटिव होने के बाद एडमिट हुए थे। फिलहाल उनके बेटे की स्थिति ठीक बताई जा रही है। यूपी के कानपुर में ब्लैक फंगस के नकली इंजेक्शन की कालाबाजारी कर रहे पकड़े गए 2 युवकों का राजनीतिक कनेक्शन सामने आया है। आरोपी की फेसबुक प्रोफाइल देखने पर पता चलता है कि आरोपी भाजपा का कार्यकर्ता है। इंटरनेट मीडिया पर वायरल हुए इन फोटोग्राफ्स के बाद पुलिस ने आरोपियों के ये जो तमाम आरोपी पकड़े गए, इनके आरोपियों के राजनीतिक आकाओं की पड़ताल शुरू कर दी है, क्योंकि ये सामने आया है कि ये आरोपी न सिर्फ कानपुर में बल्कि कानपुर समेत 13 अन्य जिलों में भी ब्लैक फंगस के नकली इंजेक्शंस की कालाबाजारी किया करते थे। वक्त यहां पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए।